चोर को भागते भागते पूरी रात गुजर जाती है। धीरे धीरे सुबह होने लगती है। अरे ये क्या, ये कौन है? मुझे तो लगा था कि ये मेरे पति हैं, लेकिन ये तो कोई चोर लग रहा है। हे भगवान, ये क्या पाप हो गया मुझसे? अब मैं इस चोर से कैसे बचूंगी? अरे अरे रुको, आप कहाँ भागते चले जा रहे हो? आपका घर कितनी दूर है? अरे तुम कौन हो और तुम मेरे घोड़े पर कहाँ से आ गई? मेरे घोड़े पर तो मेरा मित्र बैठा था, लेकिन तुम कहाँ से आ गई? लेकिन तुम तो कितनी सुंदर हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी स्त्री नहीं देखी। आज तो मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरी शादी नहीं की, क्योंकि मेरी किस्मत में तो तुम जैसी सुंदर स्त्री लिखी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो तुमसे ही विवाह करने के लिए राजमहल छोड़कर तुम्हारे साथ भागकर यहाँ तक आई हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? तुम मेरे लिए राजमहल छोड़कर आई हो? मुझे तो लग रहा था कि मैं कलुआ हूँ, मुझसे तो कोई लड़की विवाह नहीं करेगी। हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही भाग कर आई हूँ, लेकिन मैं तुमसे विवाह करूँ उससे पहले मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। तुम बाजार जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी जान। पहले मेरे घर के अंदर तो चलो, फिर मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। लेकिन तुम्हारा घर है कहाँ? यहाँ पर तो कोई घर नहीं दिखाई दे रहा है। अरे मेरी जान, यह गुफा ही तो मेरा घर है। चलो गुफा के अंदर चलते हैं। फिर वह चोर रूपरेखा को गुफा के अंदर ले जाता है। अजी जल्दी जाओ ना, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, फिर हम लोग बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। अरे नहीं मेरी जान, मैं बाजार नहीं जा सकता। मैं एक चोर हूँ। यदि बाजार जाऊँगा तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी और मुझे मार मार कर मेरे हाथ पैर तोड़ देगी। फिर मैं तुमसे विवाह भी नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसा करो, तुम ही बाजार चली जाओ और वहाँ से हमारे लिए भी कुछ खाने को ले आओ। फिर रूपरेखा घोड़े पर बैठती है और वहाँ से निकल पड़ती है। रूपरेखा को चलते चलते शाम हो जाती है, तो वह एक नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसी पेड़ पर एक हंस हंसनी का जोड़ा बैठा था। अरे स्वामी, कुछ बात कहो तो कुछ रात कटे। क्या कहूँ हंसावती, इस समय 12 बज रहे हैं और आज यदि कोई इंसान इस पेड़ की पत्तियाँ तोड़ ले तो वह इन्हीं पत्तियों से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है। रूपरेखा उन दोनों हंसों की यह सारी बातें सुन रही थी। रूपरेखा ने जल्दी से पेड़ की पत्तियां तोड़ ली और वहीं पर रूपरेखा ने अपना रूप बदलकर एक मर्दाना भेष बनाया और वहां से निकल पड़ती है। चलते चलते वह एक राज्य में पहुंचती है। अरे बूढ़ी माँ, मैं एक परदेसी हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में रख सकती हो? इसके लिए मैं आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। माँ जी, यह मुद्राएं लीजिए और एक मदिरा की बोतल लेकर आइए और साथ में बकरे का मांस भी लेकर आना। और हाँ, ध्यान रहे, मुझे एक नाचने वाली भी चाहिए। आज रात भर मैं नाच गाना सुनूंगा। अरे बेटा, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मैं बकरे का मांस तो ला सकती हूँ और एक बोतल मदिरा की भी, लेकिन ये नाचने वाली मैं नहीं ला सकती। लेकिन माताजी, आप नाचने वाली क्यों नहीं ला सकती हो? बेटा, हमारे राज्य के राजा की एक ही पुत्री है और वह बहुत ही ज्यादा बीमार रहती है। पता नहीं वह आज ही मर जाए या कल मर जाए, कोई पता नहीं।
यदि राजा को पता चल गया कि मेरे घर में नाच गाना हो रहा है तो राजा मुझे फांसी पर ही चढ़ा देगा, इसलिए मैं नाचने वाली नहीं ला सकती। अच्छा माताजी, आप कल राजा के पास जाना और कह देना कि मेरे पास एक वैद्य है जो आपकी पुत्री को ठीक कर देगा। माताजी, यदि तुम्हारा वैद्य हमारी पुत्री को ठीक कर देगा तो मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा और उसी का राज तिलक कर उसी को राज्य दे दूंगा। अरे बेटा, मैंने राजा से तुम्हारे बारे में बताया था तो राजा ने कहा यदि तुम राजकुमारी को ठीक कर दोगे तो राजा राजकुमारी का विवाह आपके साथ करके आपको इस राज्य का राजा बना देंगे। फिर रूपरेखा राजमहल जाती है और उन्हीं पत्तियों को निकाल कर पीसती है और राजकुमारी को पिलाती है। देखो देखो पिताजी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब तो मैं अपने आप ही खड़ी हो सकती हूँ। देखो पिताजी, यह तो चमत्कार हो गया है। हे वैद्य, आज मैं बहुत खुश हूँ जो तुमने मेरी पुत्री को ठीक कर दिया। इसलिए मैं अपने कहे अनुसार अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ और यह संपूर्ण राज्य तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। महाराज, मैं विवाह तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं विवाह अपने रीति रिवाज से करूँगा। ठीक है बेटा, बताओ तुम्हारा क्या रीति रिवाज है। मैं तुम्हारे रीति रिवाज के अनुसार ही कार्य करूँगा। महाराज, विवाह के पश्चात 6 महीने तक लड़का लड़की पास नहीं आते हैं। फिर राजा अपनी पुत्री का विवाह रूपरेखा के साथ कर देता है और रूपरेखा का राज तिलक कर देता है। उधर श्यामा कुमार और वह राजा तथा वह चोर तीनों रूपरेखा के वियोग में तड़पने लगते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं। महाराज, आज मैं अपने राज्य की सैर करना चाहता हूँ और देखता हूँ कि कौन मनुष्य सुख में है, कौन दुख में है तथा कौन अपराधी है। रूपरेखा अपने घोड़े पर सवार होती है और निकल पड़ती है और उस राजा और श्यामा कुमार को ले आती है। रूपरेखा राजा को पेड़ में बंधवा देती है। हाय हाय मेरी रूपरेखा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? हाय मेरी रूपरेखा, अब मैं तुम्हारे वियोग में पागल हो गया हूँ। अब मैं खाना पानी भी नहीं खाऊंगा और तुम्हारी याद में तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। सैनिकों, इस पागल को भी इस पेड़ से बांध दो। सैनिकों, एक एक चाबुक उठाओ और इन दोनों की खाल खींच दो। अब तुम दोनों बोलो कि रूपरेखा नहीं बोलूंगा, नहीं तो मार मार कर तुम्हारी चमड़ी खींच लूंगा। अरे महाराज, बस एक बार हमें छोड़ दीजिए। अब मैं कभी भी रूपरेखा का नाम नहीं लूंगा। अब मैं रूपरेखा तो क्या, अपना भी नाम कभी नहीं लूंगा। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, अब कोई गलत कार्य नहीं करूंगा महाराज। फिर रूपरेखा उन दोनों को छोड़ देती है और अपनी पूरी कहानी वहाँ के राजा को बताती है। तो राजा श्यामा कुमार को ही उस राज्य का राजा बना देते हैं। फिर श्यामा कुमार अपनी दोनों रानियों के साथ उस राज्य में राज करने लगता है।